हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 22 नवंबर 2020 की शाम और एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आप सबके सामने हाजिर हैं। कल की टॉपिक काफी मजेदार थी, कैंसर और कैसे होता है, क्या 1, 2, 3 अलग-अलग सोच और सिद्धांत कैंसर के पैराडाइम्स आए और आज कहाँ पर हमारी समझ है कैंसर के बारे में, इसके बारे में बातचीत करके मुझे बहुत सारी नई जानकारी मिली। उम्मीद है आप लोगों को भी कुछ फूड फॉर थॉट मिला होगा। तो आज की बात पर आते हैं और आज की जो टॉपिक है कि क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि हम मोटापा कम कर सकें। हमारे आजू बाजू इतनी जो डायबिटीज के केसेस बढ़े हुए हैं और कई लोग इसको अपनी नियति मानकर बैठे हैं कि हमारे खानदान में हमारे माताजी, पिताजी या दादा नाना को डायबिटीज थी तो हमें भी होना निश्चित है। शायद ये जरूरी नहीं है, ये हम बार बार आप सबसे बात करते रहते हैं और बताते रहते हैं और उसी सिलसिले में आज हम इस बात को और आगे बढ़ाएंगे। साइंटिफिकली कुछ चीजें आपके साथ शेयर करूंगा जिसको आप खुद से रिसर्च करें और ज्यादा जानकारी निकालें, अपने डॉक्टर से बात करें और फिर शायद आप उन चीजों को, उन उपायों को अपने जीवन में ला सकते हैं। और जैसे कि हम अक्सर बोला करते हैं, ये हम और आप जो बातचीत करते हैं कोई डॉक्टरी सलाह नहीं है, ये केवल एक पढ़ाई के लिए है, एजुकेशन के लिए है और आपको हर हालत में अपने डॉक्टर के संपर्क में जरूर रहना चाहिए और अपनी जो नॉलेज है खुद के बारे में, खुद के शरीर के बारे में, उसको बढ़ाने में कोई हर्ज नहीं है। तो अभी शरीर की बात आई तो शरीर जो है हमारा बड़ा ही कमाल का कॉम्प्लेक्स अमेजिंग बायोलॉजिकल मशीन है। हजारों फंक्शंस एक साथ चल रहे होते हैं, चाहे आप जाग रहे हो कि आप सो रहे हो, और ये सब पर्दे के पीछे चलता रहता है जिसकी हमें और आपको जानकारी भी नहीं होती कि बॉडी क्या क्या काम अंदर ही अंदर कर रही है। हर दिन आपको ये जानकर बहुत बहुत आश्चर्य होगा कि एवरी डे हम 70 अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स बनाते हैं और शरीर में वो रिलीज होते रहते हैं और अपना काम करते रहते हैं। उन्हीं सब हार्मोन्स में से एक हार्मोन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है इंसुलिन। तो इंसुलिन लैटिन शब्द इंसुला से बना है। इंसुला का मतलब द्वीप होता है, आइलैंड होता है, और चूंकि इंसुलिन की रिलीज होती है पैनक्रियाज में, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस नाम के सेल होते हैं उनसे, तो इसलिए इंसुलिन नाम पड़ा इटालियन लैटिन के हिसाब से। अब जो इंसुलिन है ये एक मेन मेटाबॉलिक हार्मोन है। मतलब हम जो कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, जो कि हमें गेहूं, चावल, चीनी, फल में मिलती है, उन सबको पचाने के लिए इंसुलिन की बहुत बहुत जरूरत होती है। पचाना मतलब डाइजेशन तो आपकी बॉडी करती है, बट इंसुलिन क्या करता है, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन हुए और वो टूटने के बाद शरीर में ग्लूकोज बनकर जब ही जाते हैं तो हमारी खून में ग्लूकोज की लेवल बढ़ जाती है, जिसको हम बोलते हैं ब्लड शुगर लेवल। तो जब भी आपकी ब्लड शुगर लेवल बढ़ गई तो उस समय में पैनक्रियाज को ये सिग्नल जाता है कि इस इंसान के खून में चीनी की मात्रा, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई है, इंसुलिन रिलीज करो। और इंसुलिन क्या करती है, इंसुलिन रिलीज होती है और कई सारे सेल हैं जो कि ग्लूकोज डायरेक्टली कंज्यूम कर देते हैं, बट ज्यादातर सेल नहीं कर पाते। तो वहां जाके इंसुलिन रिसेप्टर जाके नॉक करता है और बताता है कि भाई आपके यहाँ जो आपने ऑर्डर किया था वो आ गया है, आप गेट खोलिए। और फिर इंसुलिन रिसेप्टर के काम करने के बाद ग्लूकोज शरीर के अलग अलग कोशिकाओं में जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल होने लगता है। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, इस्तेमाल के बाद भी अगर इंसुलिन मतलब ग्लूकोज के लेवल्स आपके बॉडी में बढ़े हुए हैं तो तब जाके इंसुलिन ही शरीर को बताता है कि ये जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको आपके लीवर में जमा कर लो, ठीक है। और जिसको हम एक ग्लाइकोजेनेसिस भी बोलते हैं, कि जो बॉडी से जो ग्लूकोज है उसको शरीर के अंदर जमा करना। और बाद में अल्टीमेटली क्या होता है, जब वो भी हो गया उसके बाद भी तो हमारे फैट के जो सेल होते हैं, हमारे शरीर में जो एडिपोज सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, उसमें ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट करके जमा करते हैं। तो जब तक आपके बॉडी में ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल है और इंसुलिन अपना काम कर रही है तो एक बैलेंस मेंटेन रहता है और ये बहुत ही अच्छी स्वास्थ्यप्रद हालत है कि जिसमें दोनों चीजें मेंटेन्ड है। हालांकि ज्यादातर समय लगातार इंसुलिन के लेवल आपके बॉडी में अगर बढ़े रहे, कंटिन्यूअसली लेवल्स बढ़े रहे हैं,
तो आपको इंसुलिन रेसिस्टेंस का रिस्क हो सकता है। अभी हम इसके बारे में आज और डिटेल में बात करेंगे, इसके पहले भी एक एपिसोड में हम बात कर चुके हैं, बट आज मैं खासकर दो चीजों को कोरिलेट करना चाहता हूं कि एक इंसुलिन रेसिस्टेंस जिससे आपको डायबिटीज होती है बाद में, उस पे फास्टिंग का और बाकी जो दूसरे उपाय हैं खुद को स्वस्थ रखने का, क्या क्या उसके लक्षण है और ये कितना कारगर है इसको कि हम खुद से अपने शरीर को मोटापे से और डायबिटीज से बीमारियों से कैसे बचा सकते हैं। तो जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि हमारी शरीर की जो कोशिकाएं हैं उनको चाहिए होता है ग्लूकोज फॉर नॉर्मल वर्किंग डे टू डे। मुकेश जी, स्वागत है आपका। स्वागत है पापा। तो अभी जैसा हमने पहले बताया कि ज्यादातर कोशिकाएं जो सेल्स हैं वो ग्लूकोज को डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, वहां पे उनको इंसुलिन की मदद लगती है। ठीक है, तो जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट्स खाई, वापस रिपीट कर रहा हूं, वो ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में, और जब भी ग्लूकोज हमारे पेट से एब्जॉर्ब होकर के हमारे ब्लड में और खून में जब भी दौड़ना चालू होता है तो उस समय खाने के बाद इमीडिएटली इंसुलिन के लेवल्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। इसमें क्या एक और ध्यान देने की बात है, चीनी, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, जो मैदे से बनी चीजें हैं जैसे ब्रेड है, पास्ता है, इवन जो व्हाइट राइस है, ये सब खाने से तुरंत ही आपको इनकी जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होती है वो लो होती है। मतलब ये फट से आपकी बॉडी में ग्लूकोज की स्पाइक करेंगे। अभी ये फट से ग्लूकोज की स्पाइक करने का मतलब है कि आपकी बॉडी उस समय उसको इंसुलिन की जरूरत होगी। तो अभी जैसे हमारे शरीर में ब्लड ग्लूकोज के लेवल्स बढ़े और शरीर ने उसको इंडिकेशन दिया इंसुलिन ने कि अलग अलग सेल्स को कि आप इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लो, तो जिस कोशिका को जितनी जरूरत थी उन्होंने उसको एब्जॉर्ब कर लिया। अब उसके बाद भी अगर हमारे इंसुलिन के लेवल्स बढ़े ही रहते हैं तो जस्ट अ सेकेंड, और इंसुलिन के लेवल्स मतलब ग्लूकोज के लेवल्स उसके बाद भी बढ़े रहे कि कोशिकाओं ने अपने हिसाब से ले लिया, उसके बाद भी ग्लूकोज बॉडी में ज्यादा है, तो तब जाकर बॉडी को सिग्नल जाता है कि ये ग्लूकोज को है आप अपने फैट सेल में इकट्ठा कर लो। तो आपने गौर करेंगे जो थोड़े टेंडेंसी होती है जिन लोगों में वेट गेन करने की, मोटा होने की, वो जितना ज्यादा कार्ब्स कंज्यूम करेंगे उनके बॉडी में उतना ज्यादा फैट होगा। तो हम सबको जो विसरल फैट जमा होती है ना, हमारे पेट के आसपास के इलाके में जो फैट जमा होती है विसरल फैट, उसमें बहुत बहुत हाथ है ज्यादा लेवल्स इंसुलिन के बॉडी में रहने का। अभी देखिए, और अगर नॉर्मल परिस्थिति में के बॉडी और जो हमारा शरीर है वो ग्लूकोज को फैट सेल में क्यों डालते हैं हम, कि जब भी हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम होगी तो फैट सेल से ग्लूकोज निकल सके। लेकिन फैट सेल से ग्लूकोज कब निकलेगा, जब आपके बॉडी में ग्लूकोज के लेवल्स कम हो और बॉडी को लगातार ग्लूकोज कंजम्पशन की आदत ना हो गई हो। अभी हमारी शरीर को हम बार बार खा के इमीडिएटली खा करके हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअस ब्लड स्पाइक ऑफ ग्लूकोज इज देयर, और उस ग्लूकोज को लगातार कंज्यूम करने के लिए कंटिन्यूअसली एक हाई लेवल इंसुलिन रहता है। तो आपके शरीर को, आपकी बॉडी में जो फैट जमा है उनको कभी भी अपनी एनर्जी रिलीज करने का मौका कम मिलता है। दैट इज वाई हम और मोटे से मोटे होते जाते हैं। आप ग्लाइकोनियोलाइसिस की बात करें, बिल्कुल सही बताया आपने, ग्लाइकोनियोलाइसिस। तो अभी इंसुलिन जो है वो हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है, तो ना आपको ये हाइपोग्लाइसेमिक होने देगा ना आपको हाइपरग्लाइसेमिक होने देगा नॉर्मल हालत में। हालांकि जो इंसुलिन रेसिस्टेंस होती है ये इसलिए कि आप लगातार, अभी ये कॉन्सेप्ट चल गया कि सुबह सो के उठे तो इमीडिएटली आपको खाना चाहिए, फिर थोड़ी देर में खाना चाहिए, 2-2 घंटे में। अब मतलब आप जितनी बार खा रहे हैं और खासकर मतलब हाई कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीजें खा रहे हैं, उतनी ज्यादा आपकी बॉडी को ट्रिगर हो रहा है पैनक्रियाज को कि चलो चीनी आई इंसुलिन रिलीज करो, चीनी आई इंसुलिन रिलीज करो, और इंसुलिन की भी लेवल बढ़ रही है और शुगर की भी लेवल बढ़ रही है। होते होते एक टिपिंग पॉइंट आता है जहां पे स्लोली जो हमारे कोशिकाएं हैं, अब उनकी भी लिमिट होती है ना कि कितना वो चीनी अपने अंदर ले, फिर वो इंसुलिन का बात सुनना कम कर देते हैं। सो healthline.com एक बड़ी रिलायबल सी वेबसाइट है। उनके हिसाब से
सेल्स जो इंसुलिन को रिस्पॉन्ड करना कम कर दें, ये क्या बहुत रेयर बात है? नहीं, बहुत नॉर्मल बात है। 35 से 40% लोगों में ये देखा गया है कि उम्र बढ़ने के साथ और आपकी लाइफ स्टाइल सेडेंटरी है, आप बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, तो आप धीरे 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 आपकी इंसुलिन जो रेसिस्टेंस है वो बढ़ने लगेगी। अभी आप लोग को मालूम है कि रैंडम में बोला जाता है कि 65 to 115 mg पर डेसीलीटर आपका रैंडम ग्लूकोज होना चाहिए। फास्टिंग में भी 65 to 115 बोलते हैं। एक ज्यादा रिलायबल है HbA1c, जो आपके हीमोग्लोबिन में चीनी कितना अटैच होकर रहती है, मोटी मोटी भाषा में बोले तो उसका 7% से कम होना चाहिए। हालांकि हर सेल के ऊपर में इंसुलिन रिसेप्टर होते हैं। और एक और चीज, जब भी आपके शरीर में इंसुलिन की मात्रा लगातार बढ़ी रहती है तो इंसुलिन न केवल एक एनाबॉलिक हार्मोन है जो कि मेटाबॉलिज्म में काम करता है, बट साथ के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रोथ फैक्टर जिसको हम एनाबॉलिज्म बोलते हैं। ये शरीर को एक कांस्टेंट अलग अलग कोशिकाओं को सिग्नल देता है कि और बनाओ और बनाओ, और ये एक कैंसर के लिए भी ट्रिगरिंग फैक्टर हो सकता है, जो हम कल की बात कर रहे थे डॉक्टर जेसन फंग साहब की बात। तो मतलब ग्लूकोज के जो बॉडी में शुगर लेवल बढ़ने और धीरे धीरे इंसुलिन रेसिस्टेंस होने का एक छोटा एग्जांपल आप सबको देना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए मैंने पिज्जा ऑर्डर किया कि पिज्जा आ रही है डोमिनोज से। पिज्जा डिलीवरी वाला जब भी मेरे गेट पे आया और उसने नॉक किया, घंटी बजाई कि पिज्जा आ गया, आपका खाना आ गया, आप गेट खोलिए, तो हमारी जो सेल है जो वो एक घर का गेट हो गया और वो गेट खुलेगी तभी बाहर से ग्लूकोज अंदर आएगी। अब मैंने गेट खोला ही नहीं, तो पिज्जा वाला वेट करेगा, फोन करेगा, वो सब नहीं हुई तो फिर शायद पेमेंट तो लिया हुआ है तो गेट के बाहर छोड़ के चला जाएगा। अभी ऐसे ही ये सिचुएशन चल रही है कि हमारे गेट पे बराबर पिज्जा वाला आके नॉक कर रहा है, मैं गेट खोल नहीं रहा हूँ, गेट के बाहर पिज्जा जमा हो रही है। यही सिचुएशन है कि आपकी कोशिकाओं के अंदर में शायद ग्लूकोज की कमी हो, लेकिन आपकी इंसुलिन रेसिस्टेंस की वजह से आपकी कोशिकाओं को ग्लूकोज मिल नहीं रही है, वो आपके खून में खाली घूम रही है। तो अगर मेरे घर के बाहर पिज्जा की ढेर लगती जाए तो क्या होगा? पिज्जा सड़ना चालू होगी ना। एग्जैक्टली वही जो चीजें हैं वो हमारे शरीर के अंदर होती हैं। जब भी हमारे शरीर में इंसुलिन रेसिस्टेंस होती है एंड द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इंक्रीजेस इन द ब्लड, एक सिचुएशन होती है जहां पे सूजन पैदा होती है। और हाई ब्लड शुगर लेवल क्या कर सकती है? ये हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको डैमेज कर सकती है। वाइटल ऑर्गन्स कौन से हैं? एक बार वापिस याद दिलाना चाहूंगा। हमारी ब्रेन, हमारी रेटिना जो आंख होती है वो, हमारा जो हृदय होता है, हमारी किडनीज, इन सब को डैमेज कर सकते हैं। और अल्टीमेटली ये क्या होता है कि अर्ली डेथ होती है। अगर ब्लड शुगर लेवल्स आउट ऑफ कंट्रोल रहे तो ये शरीर में टॉक्सिक सी हालत होती है और जो हमारी शरीर है वो जवाब दे जाती है। तो जब भी आपके शरीर में, मेरे शरीर में शुगर लेवल हाई रहे लगातार, इंसुलिन के लेवल्स हाई रहे लगातार, तो यही एक सिचुएशन बनती है जिसको बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज और डायबिटीज मेलिटस जिसको बोलते हैं, जिसमें कि आदमी के पेशाब में चीनी निकलती है, मधुमेह। अभी आपको पहले मैंने बताया कि जब भी ग्लूकोज शरीर में जा रही है और कंजम्पशन से ज्यादा हो रही है तो शरीर में सबसे ज्यादा ग्लूकोज की कंजम्पशन कौन करता है? शरीर में सबसे ज्यादा ग्लूकोज की कंजम्पशन होती है स्केलेटल मसल्स में। तो जब भी हम चलते हैं, दौड़ते हैं, कुछ काम करते हैं तो ग्लूकोज बहुत ज्यादा खपती है। तो आप ये भी देखेंगे कि बहुत सारे लोग जिनको हाई शुगर होती है वो अगर फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइजेस वगैरह करें तो उनकी बॉडी का जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल में आती है, क्योंकि सबसे ज्यादा ग्लूकोज का, चीनी का इस्तेमाल हमारे मसल्स करते हैं। हालांकि और मान लीजिए आपकी और हमारी जो रिक्वायरमेंट है कैलोरीज की, उससे ज्यादा हम कैलोरीज ले रहे हैं और अक्सर हम अपनी जरूरत से ज्यादा खाते हैं, जरूरत से ज्यादा मात्रा में खाते हैं और जरूरत से ज्यादा कैलोरीज ले लेते हैं। अब नतीजा ये होता है कि इंसुलिन उसको हमारे एडिपोज टिश्यू, जो हमारी फैट वाली टिश्यूज हैं, उसमें जमा करने की कोशिश करती है, लेकिन फैट सेल की भी लिमिट होती है, तो उसकी साइज बढ़ते बढ़ते और क्या होता है, तो फट ना जाए इसके लिए वो इंसुलिन का बात सुनना बंद कर देती है। वैसी हालत में जो ओवर साइज फैट सेल होते हैं, जो हमारे पेट के इर्द गिर्द होते हैं, जो हमारी पेट इतनी निकल जाती है, वो लीक करना चालू करते हैं फैटी एसिड्स। तो हमारे शरीर में जो मूविंग फैटी एसिड्स हैं, ट्राइग्लिसराइड्स हैं, उनकी मात्रा बढ़ती है। और आपको हमेशा से ये बताया गया है और जानकारी मिलती है कि आप जो तेल खाते हैं उसकी वजह से आपकी बॉडी में, अरे नहीं भाई साहब,
कार्बोहाइड्रेट्स गेट कन्वर्टेड इनटू फैट, और वो फैटी एसिड की जो इन्फ्लेमेशन साइकिल है वो हमें और आपको बाद में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। ये और भी दूसरे कारणों से हो सकती है। दूसरा कारण क्या है? एक हाई शुगर कंजम्पशन होता है कि आप ज्यादा चीनी खाएं, चीनी मीठी चीजें ज्यादा खाएं। हालांकि मैं इसमें एक और चीज बताना चाहूंगा कि कुछ लोग ये समझते हैं कि फल बिल्कुल ही स्वास्थ्यदायक हैं। बहुत ज्यादा मीठे फल भी खाना स्वास्थ्य के हिसाब से सही नहीं है। सीजनल फल खाना जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है, आपके और हमारे गांव में पहले से मिल रहे थे, मतलब पैकेट के निकले हुए बीज से बने हुए नहीं, जो ओरिजिनल पेड़ पौधे में होते हैं, जैसे ज्यादा बीज वाले सीडलेस वाले नहीं, वो चेंज हो गए, उनमें शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाती है। अभिनव जी स्वागत है आपका, ममता जी थैंक यू सो मच। एक और चीज है इन्फ्लेमेशन। शरीर के अंदर में जो सूजन है, जो कि चीनी ज्यादा कंजम्पशन करने से सूजन होती है, वो हमारे शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाती है। अब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आपको कैसे बताऊं कि जैसे आपकी इंजन चलती है ना, कोई डीजल इंजन चलाएं, कार चलाएं, तो उसमें जो इंजन ऑयल होती है वो जलती है और साथ में फ्यूम भी निकलता है, धुआं भी निकलता है। हमारे शरीर में भी जितना ज्यादा हम शरीर को पचाने का काम देंगे और काम लेंगे, उतनी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बनती है। और जैसे ही ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की मात्रा ज्यादा होती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इज डायरेक्टली लिंक्ड टू एजिंग। तो ज्यादा चिंता करने वाले लोग, ज्यादा हार्ड वर्क करने वाले लोग, ज्यादा परेशान रहने वाले लोग, करने वाले नहीं परेशान रहने वाले लोग, वो जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। एक और चीज है इनएक्टिविटी, कि अगर आप सीधा हिसाब है कि कैलोरी जितनी शरीर में आ रही है और कितनी आप जला रहे हैं, अगर जल कम रही है और ज्यादा जमा हो रही है तो फिर वो भी आपको एक मोटापा कॉज करेगी और डायबिटीज के लक्षण होंगे उसमें। गट माइक्रोबायोम, कुछ हद तक आपके पेट के अंदर में किस तरह की अच्छी बैक्टीरियाज हैं कि नहीं। तो जैसे यहाँ पे मैं वापस, जो मेरे रेगुलर सुनने वाले उनको मालूम है कि हाई फाइबर चीजें खाने की बहुत बहुत सलाह है। जैसे मूली खाना इंपॉर्टेंट है, तीसी की चटनी खाना इंपॉर्टेंट है, ऐसी फल सब्जियां जिनमें फाइबर होती है चबाकर खाना इंपॉर्टेंट है। एक और चीज, फल को खाना और फल का जूस निकाल के पीना दोनों डिफरेंट है। जूसिंग इज नॉट रिकमेंडेड। आप फल को नॉर्मल हालत में खाने की कोशिश करें, वो भी मोटा मोटा जो अनप्रोसेस्ड होल फूड फ्रूट जो भी नेचुरल है, सीजन के हिसाब से आए हैं, साल भर मिलने वाले फलों से बचने की कोशिश कीजिए। कुछ पॉपुलेशन है जो कि ज्यादा परेशान होते हैं डायबिटीज ओबेसिटी से, इनमें काले लोग और साथ में जो मैक्सिकन ओरिजिन के हिस्पैनिक होते हैं और साथ में जो एशियन ओरिजिन के होते हैं। तो आप सबको जानकर आश्चर्य होगा कि चाइना के बाद इंडिया का ही नंबर है डायबिटीज में। हालांकि पॉपुलेशन वाइज, परसेंटेज वाइज देखें तो शायद अमेरिका ज्यादा है, क्योंकि उनके यहाँ बहुत ज्यादा मैदे की चीजें, बहुत चीनी कंजम्पशन, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स का कंजम्पशन भी बहुत बहुत ज्यादा देखा गया वहां। आपको और मुझे, विकास जी स्वागत है आपका, आपको और मुझे अगर इंसुलिन की रेसिस्टेंस है, ये कैसे पता चलेगा मुझे? तो मुकेश जी अगर आप सुन रहे हैं तो कुछ लक्षण बता रहा हूं मैं आपको। एक तो है थकान लगातार महसूस होना, आपने सो के उठे, खाया, आराम किया, फिर भी थके थके महसूस करना। पेट के दौरान पेट के इर्द गिर्द एक्स्ट्रा वेट होना, कमर ज्यादा चौड़ी होना, मतलब 32-34 के ज्यादा कमर चलेगी तो मतलब आप डेंजर जोन में आ गए हैं। 32 से कम रहे, 32 रहे तो अच्छी बात है। पैचेस ऑफ डार्क स्किन, जो हम पहले भी एक बात कर चुके हैं कि कुछ लोगों में गर्दन के आसपास, पीछे के इलाके में, कंधे पे कहीं कहीं चमड़ा जो है वो काला हो जाता है। इसको एक्यांथोसिस निग्रिकेंस बोला जाता है। ये एक तरह से ज्यादा इंसुलिन होने की वजह से हमारे जो कैरोटिनोसाइट्स हैं उनको भी लक्षण जाता है कि आप बढ़ो बढ़ो, और वो उसको रेसिस्ट नहीं कर पाते। तो स्किन के गर्दन के आसपास काली चमड़ी होना, इनफैक्ट बहुत सारे ऑटोइम्यून कंडीशंस में भी हाई इंसुलिन लेवल की बात की जाती है। और क्योंकि हमने अभी केराटिन की बात की, तो इवन सोराइसिस में भी हाई इंसुलिन लेवल देखी गई। तो जिन लोगों को ज्यादा डायबिटीज है उनमें सोराइसिस होने के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं। मुकेश जी आप प्री डायबिटिक लोगों की बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल, आप बने रहिए। और हम जो लास्ट के जो टिप्स बात करने वाले हैं, ना केवल प्री डायबिटिक लोगों के लिए हैं, बल्कि किसी भी ऐसे इंसान के लिए जो इन क्रोनिक बीमारियों को, जो कि डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है, मोटापा है, या फिर कैंसर भी, या फिर ब्रेन रिलेटेड, कि आपकी याददाश्त ना चली जाए और आप ज्यादा दिन जी पाएं, स्वस्थ होकर जी पाएं, इन सब चीजों की बात करेंगे। तो ना केवल प्री डायबिटिक लोगों के लिए, बल्कि जो हेल्दी नॉर्मल लोग हैं उनके लिए भी, और जो डायबिटिक हो गए हैं उनके लिए भी कुछ इंफॉर्मेशन आगे है। तो हम बात कर रहे थे पैचेस ऑफ डार्क स्किन, जो नॉर्मल गर्दन के आसपास होती है। आप देखेंगे कुछ लोगों के गर्दन के आसपास की चमड़ी जो है वो काली हो जाती है। इसको बोलते हैं एक्यांथोसिस निग्रिकेंस। एक तरह की कंडीशन है,
मिश्रा जी, स्वागत है आपका। हाई ब्लड शुगर होना भी हाई इंसुलिन रेसिस्टेंस के चांसेस बताता है। लोगों में एक्ने होना चेहरे पे, अब एक्ने देखिए, जितनी इंसुलिन ज्यादा होगी वो न केवल स्किन के सेल को, बाकी सेल को भी प्रमोट करती है कि आप और बढ़ो, तो स्किन उसको रेसिस्ट कम कर पाती है और आपको एक्नेज मिलते हैं। हमारी माताओं बहनों में जो एक आजकल बड़ी कॉमन सी बीमारी हो गई, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, PCOS बोलते हैं, जिसमें आपको आश्चर्यजनक रूप से वही मेटफॉर्मिन का ही इस्तेमाल होता है जो कि डायबिटीज में दी जाती है। ये भी हाई इंसुलिन लेवल बढ़े होने की वजह से देखा गया है। फैटी लिवर डिसीज होना, अब बताइए फैटी लिवर होना कॉमन क्यों हो गया? एक तो हमारे शरीर में जो हम ग्लूकोज ले रहे हैं उसकी बराबर कंजम्पशन नहीं हो रही है, और उसके ऊपर से और लिए जा रहे हैं, तो वो जो ग्लूकोज स्टोर हो रही है वो होते होते फैट में कन्वर्ट होती है। तो जिन लोगों में हाई लेवल ऑफ इंसुलिन रेसिस्टेंस होता है उनमें कार्बोहाइड्रेट्स खाने की और चीनी खाने की बड़ी तलब भी लगती है। ये भी एक लक्षण है। फीलिंग हैंग्री मतलब हंगर और एंगर दोनों मिल जाना, मतलब जिनको टाइम से खाना नहीं मिले तो बहुत गुस्सा हो जाए, तो ये भी एक इंसुलिन रेसिस्टेंस के लक्षण है। खासकर औरतों में अगर स्कैल्प के पीक में कहीं से एक स्पॉट से बाल निकलना, लॉस होना, स्किन टैग्स होना, जिनको हम गर्दन के आसपास या हो जाती है, हमारे तो खानदानी तौर पे चल रही है, बट मैंने सोचा था कि नॉर्मल चीज है, जैसे एक यहाँ दिख रही है यहाँ पे, तो ये नॉर्मल नहीं है, ये साइन है इंसुलिन रेसिस्टेंस की। और जब भी 2 वीक पहले से एक एपिसोड हुई इंसुलिन रेसिस्टेंस पे, तब से हमने अपनी कार्ब जो बेहिचक और बहुत चावल बहुत पसंद थी वो सब खाते, उसको धीरे धीरे कम करने की कोशिश की। आज बिल्कुल चावल खाए नहीं, दाल खाए हैं, सब्जियां खाई हैं, फल खाए और बिल्कुल नॉर्मल फील कर रहे हैं। कोई ब्रेकफास्ट नहीं हुई थी फिर भी ठीक ठाक है। तो हम इसके ऊपर भी आएंगे, अब बात करेंगे आपसे। तो स्किन टैग्स होते हैं, एलिवेटेड फास्टिंग ब्लड शुगर, कि जिनको इंसुलिन रेसिस्टेंस होती है उनमें फास्टिंग का जो ब्लड शुगर होता है वो भी हाई देखी गई है। फ्लूइड रिटेंशन होना, पैर में सूजन होना, ये देखी गई है। ब्लड प्रेशर हाई होना, ये भी एक नॉर्मल लक्षण है। और किसी एक चीज पे ध्यान देना, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाना, ये भी इंसुलिन रेसिस्टेंस के सिम्टम हो सकते हैं। अभी हम आप सब जो बात जानना चाहेंगे कि ये इंसुलिन रेसिस्टेंस हम कम कैसे करें, तो एक नॉर्मल मोटी सी जो सलाह होती है सबसे पहले आती है कि एक्सरसाइज। क्यों? क्योंकि स्केलेटल मसल्स जो हैं, जो जैसे हम वेट उठाते हैं, जब हम भागते हैं, दौड़ते हैं, साइकिल चलाते हैं, इन सब हालत में हम ग्लूकोज कंजम्पशन करते हैं, और जो हमारे जो मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स, वो एक्चुअली ग्लूकोज सम्प है, बहुत ज्यादा कंजम्पशन होती है ग्लूकोज की। तो आप एक्सरसाइज करके अपने ग्लूकोज को बहुत जल्दी कंट्रोल में ला सकते हैं। हालांकि अक्सर हम जो गलती करते हैं वो एक्सरसाइज खत्म हुई नहीं कि उसकी इमीडिएटली बाद हम एक हाई कार्ब वाली मील कुछ खा लेते हैं या कुछ चीनी वाली चीज पी लेते हैं, जिसको हेल्थ ड्रिंक के नाम से भी बेचा जाता है, और इमीडिएटली हम फिर जो भी हमने फायदा एक्सरसाइज करके पाया था उसको हम इमीडिएटली खो भी लेते हैं। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट सलाह है कि पेट के आजू बाजू जो फैट जमा होता है उसको कम करने की कोशिश करना है। कैसे करेंगे, बात करते हैं। जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो स्मोकिंग छोड़ें, कम करें, तो भी उनको फायदा दिख सकता है। एक चीज जो हमारे आपके बिल्कुल कंट्रोल में है कि हम चीनी कम करें। हाय देखिए, स्वागत है आपका, बहुत दिनों के बाद आया। ईटिंग अनप्रोसेस्ड होल फूड, ये बिल्कुल हमारे आपके कंट्रोल में है। एज अ कल्चर हमारे यहाँ डिब्बे से निकलने वाली चीजों को खाने की प्रधानता नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे कन्वीनियंट फूड के नाम पे हमने नूडल्स, बिस्किट्स, चॉकलेट्स, बहुत सारी चीजें अपने घर में घुसा ली हैं और उनका निकलना भी मुश्किल हो रहा है। और मतलब अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड की बात करूं तो मेरे लिए सबसे अच्छा एग्जांपल है पिज्जा। अगर आप घर में खुद से एक मोटे आटे का रोटी बना के उसके ऊपर में चीज अच्छी क्वालिटी का डालें, अदरवाइज जो फैक्ट्री मेड पिज्जा मिले, जो बड़े बड़े पिज्जा चेन बनाते हैं, उनकी कॉस्ट ऑफ ऑप्टिमाइजेशन ऐसी होती है कि कौन सी सस्ते से सस्ती चीज यूज करें, कितने सारे केमिकल डाले जाएं कि कम स्वाद, मतलब कम खर्चे में मैं ज्यादा स्वाद दे पाऊं। तो अवॉइड processed food which is highly processed and which has lots of sugar, oil, at the same time salt also. एक नई सलाह जो मैं खुद पे भी चालू कर रहा हूं और आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, कार्बोहाइड्रेट्स पे कंट्रोल करने की शुरुआत कीजिए, धीरे शुरुआत कीजिए। इंक्रीज क्या करना है, वेजिटेबल्स बढ़ाने, सब्जियां खाएं, दाल खाएं, नीट प्रोटीन, जो लोग मांसाहार करने वाले हैं वो अपने हिसाब से देखिए आपको कौन सा सूट करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी ओवरऑल बॉडी
और इंसुलिन रेसिस्टेंस को भी कंट्रोल करने के लिए। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको फ्लैक्सीड से मिलते हैं, आपको फिश ऑयल से मिलते हैं, उसका ख्याल रखें। 2 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसके पहले भी बात कर चुके हैं। नींद अच्छी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंसुलिन रेसिस्टेंस को बहुत हैम्पर करती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्ट्रेस। तो आप अपने जीवन में होने वाले उतार चढ़ाव को कितने आसानी से या कितनी मुश्किल से झेलते हैं, वो आपका स्ट्रेस मीटर है। उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करें। मैं खुद भी करता रहता हूँ, बट इट्स लॉन्ग गोइंग प्रोसेस। कुछ काउंसलिंग मदद करती है, कुछ अच्छे लोग से बातचीत करना मदद करती है, कुछ अच्छे पॉडकास्ट सुनना, कुछ वीडियोस देखना मदद करती है। बट मोटा मोटा ये आपके लिए कोई दूसरा नहीं कर सकता, ये आपको खुद ही करना होता है। आपके जो ट्रिगर पॉइंट्स हैं उनको पहचानें। मैं धीरे धीरे अपने अपने ट्रिगर पॉइंट्स पहचानने की कोशिश करता हूँ और अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। आप भी कोशिश करें। लास्टली, जो साइंटिफिकली बड़ी स्ट्रांगली निकल के आ रही है वो है फास्टिंग। उसमें भी ऐसी वैसी नहीं, इंटरमिटेंट फास्टिंग। हम नहीं बोले कि पूरे दिन ना खाएं, 2 दिन ना खाएं, निर्जला ना। इंटरमिटेंट फास्टिंग एक बड़ी ही स्ट्रांग कंटेंटर बन के आ रही है डायबिटीज को रोकने में, ओबेसिटी को रोकने में, वेट लॉस करने में, और भी 10 मोटे मोटे फायदे हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के जो हम आज आपको बताने वाले हैं। अभी ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है। 2000 हमारे भारतीय सभ्यता में तो बहुत पहले से फास्टिंग पे बहुत ज़्यादा जोर है। बट अभी क्या करें, हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है और जो हमारी पॉपुलर कल्चर है उसमें जो वेस्टर्न रिसर्च होता है उसको हम लोग ज़्यादा तवज्जो दे पाते हैं। 2012 में BBC में एक डॉक्यूमेंट्री आई थी, ईट फास्ट लिव लॉन्गर, और एक किताब भी आई, द फास्ट डाइट करके। बट उसके बाद चर्चा चालू कि लोगों ने धीरे धीरे जानना चालू किया कि नहीं, हर 2-2 घंटे में खाना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक ऑल्टरनेट सोच आई, बहुत सारे लोगों ने इसको उपाय के तौर पे इस्तेमाल करना चालू किया। ब्रेक थ्रू है 2016 में, जब डॉक्टर जेसन फंग साहब की किताब आई द ओबेसिटी कोड, और उन्होंने उसमें बताया कि ये इतनी कारगर है डायबिटीज को रिवर्स करने में कि जो लोग डायबिटिक हैं, जो इंसुलिन पर रहने वाले हैं, उन लोगों ने एक ट्रायल में, एक रिसर्च में अपनी इंसुलिन की डिपेंडेंस को कम किया, दवाई जो 4-5 खाते थे उसको कम किया। तो ये प्रूवन है। आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए, मैं रेकमेंड करता हूँ हाईली आप द ओबेसिटी कोड पढ़ें, और मैं भी उसमें डीप डाइव कर रहा हूँ और भी चीजें निकाल कर आपको बताऊँ। एक और चीज आपको यहाँ बताना चाहूँ, आज ही एक किताब पढ़ रहा था तो उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन लिखी हुई थी कि किसका फायदा है इंटरमिटेंट फास्टिंग प्रमोट करने में। क्या खाना बनाने वाली कंपनीज का फायदा है? बिल्कुल नहीं, उनका नुकसान हो जाएगा। दवाई बनाने वाली कंपनीज का फायदा है इंटरमिटेंट फास्टिंग लोग करें तो? शायद नहीं। तो इसके लिए पैसे कौन दे रिसर्च करने के? और एक रिसर्च में बहुत ज्यादा पैसा जाता है। तो कुछ बड़े ही अच्छे हृदय के लोग हैं जो अपने डोनेशन से, अपने पैसे से और चंदा इकट्ठा करके स्टडीज कर रहे हैं कि उपवास करने के हमारे स्वास्थ्य पे क्या पॉजिटिव फायदे होते हैं, क्योंकि और कोई पैसे डाल नहीं रहा है इसमें, क्योंकि इंडस्ट्री का नुकसान हो जाएगा इसमें। इस बात को ख्याल रखिएगा। तो बिना एक फाइनेंशियल सपोर्ट के भी ये इंटरमिटेंट फास्टिंग इतनी स्ट्रांगली अगर प्रोपोगेट हो रही है और इतने सारे लोग इसको पालन कर रहे हैं, दैट मीन्स ये काम कर रही है, दिस इज वर्किंग, राइट। तो ओबेसिटी कोड जो है, जो डॉक्टर जेसन फंग की किताब है, वो एक काफी एविडेंस बेस्ड डॉक्यूमेंटेड रिसर्च रिसोर्स है। बहुत सारे रिसर्च किया उन्होंने, और डॉक्टर जेसन फंग ने अपना खुद का बहुत सारा पर्सनल जो क्लिनिकल अनुभव है उसको डाल करके मोटी मोटी 4-5 चीजें बताई हैं, जिसको मैं क्विकली बताता हूँ। ईट मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फल सब्जियां ज्यादा खानी है, फाइबर वाली चीजें ज्यादा खानी है, हेल्दी प्रोटीन खाना है, गुड क्वालिटी फैट खानी है, घी काफी इंपॉर्टेंट है उसमें, अवॉइड शुगर, रिफाइंड फूड्स अवॉइड करना है, सीड ऑयल अवॉइड करना है, एंड जेसन फंग साहब बोलते हैं भगवान के लिए बीच बीच में नाश्ता करना बंद कीजिए, स्नैकिंग बंद कीजिए, क्योंकि हम जो हंटर गैदरर थे हमारे समय नहीं खाते रहते थे, दिन में 30-30 किलोमीटर चलते थे, तब कुछ मारते थे, तब खाते थे। ये पिछले 200 साल के अंदर में खाने की इतनी बहुतायत हुई है, उसमें पिछला जो 50-60 साल गया है वो तो पागलपन करने वाला है। आप लोगों में से कोई अगर गेस मारना चाहें कि टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस्ड फूड अवेलेबल इन द मार्केट कितने हैं, सैकड़ों में है, हजारों में, कितने हजार है, जरा बताइए गेस करके। आप सबको बहुत बहुत आश्चर्य होगा वो एक्चुअल नंबर जान के। सो
डज इंटरमिटेंट फास्टिंग रिड्यूसेस डायबिटीज? ऑफ कोर्स इट्स डज। रोशन, मैं आपसे बहुत सारी चीजें शेयर करना चाहूंगा आज। इंटरमिटेंट फास्टिंग के भी कई तरीके हैं, टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग, बट जो सबसे पॉपुलर निकल के आ रही है, सबसे आसान फॉलो करने में है, वो है 16 to 8। आप 16 घंटे की फास्टिंग रखें, 8 घंटे के विंडो में खाएं। हालांकि एक जो रीसेंट रिसर्च आई है उसमें ये भी आया है कि अगर आप खाने का विंडो 7 बजे सुबह से लेकर के 3 बजे शाम तक का रखें तो सबसे ज्यादा काम करता है कारगर, सबसे ज्यादा फास्टिंग के फायदे आते हैं। हालांकि ये इंडिविजुअल है, आपको रिसर्च कर करके देखना है आपको क्या जमता है। मुझे क्या 2 साल से जम रहा है, मुझे जमता है रात को मैं डिनर करूं, उसके बाद अगले दिन सुबह कुछ ना खाऊं, सीधे 1-1:30 से 2 बजे तक जाके लंच करूं। उस बीच में खाली एक ब्लैक कॉफी होती है, बिना चीनी की होती है, जिसमें मैं वर्जिन कोकोनट ऑयल डाल करके वो पीता हूँ। और वो एक सुबह में 1 कप चाय होती है जो नींबू वाली होती है, उसमें थोड़ी चीनी जाती है, जो कि हम लोग ट्रेडिशनली ले रहे हैं तो हम ले रहे हैं, उसको कंटिन्यू करते हैं। बट हमारा लंच जो होता है वो 1:30 से 2 के बीच में होता है। मुकेश जी पूछ रहे हैं चीनी की तुलना में जैगरी और गुड़ का उपयोग कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए भाई, आप चाहे फ्रुक्टोज ले रहे हो, चाहे आप चीनी ले रहे हो कि आप गुड़ ले रहे हो, ये सब चीनी की ही बीच में आते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ जो प्रोसेस्ड व्हाइट सल्फराइज्ड शुगर है उससे थोड़ा कम नुकसान करेगी, लेकिन क्या गुड़ नुकसान नहीं करेगी? ये भ्रांति है ना। आपको ये जानकर बहुत बहुत आश्चर्य लगेगा कि चीनी खाली 100 साल पहले तक एक दवाई के तौर पे मिलती थी, दवाई कड़वी होती थी, उसको लोग खा सके इसके लिए चीनी मिलाई जाती थी, और चीनी बहुत महंगी होती थी। तो धीरे धीरे सस्ती होती गई और हमारे खाने में भी ऐसी घुस गई है कि हमको लगता है चीनी के बिना तो रह ही नहीं सकते। एक और चीज याद दिलाना चाहूंगा क्विकली, कोकेन से ज्यादा 8 गुना ज्यादा नशा चीनी का होता है। तो जिनको चीनी की आदत लग जाती है उनको बार बार मन करता है कि थोड़ी चीनी वाली कुछ चीजें खाएं, कुछ मीठी चीजें खाएं, और थोड़ी रिसर्च कीजिए इसके बारे में। अभी हम क्विकली आपको इस कार्यक्रम के अंत में बताना चाहते हैं, रोशन आपके सवाल का भी जवाब है, 10 एविडेंस बेस्ड हेल्थ बेनिफिट इंटरमिटेंट फास्टिंग के healthline.com में आर्टिकल भी शेयर कर दूंगा आप सबके साथ। सबसे पहला, ध्यान से सुनिएगा, विकास कुशवाहा जी, अगर आप बोले 12,000 तो आप सैडली मिस्टेकन है। टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस्ड फूड अवेलेबल अक्रॉस द ग्लोब इज मोर देन 50,000। 50,000 से ज्यादा खाने की आइटम्स हैं, तो चॉकलेट हो, कैंडी हो, चिप्स हो, भूजा हो, व्हाटएवर यू, बिस्किट्स हैं, केक हैं, पेस्ट्रीज हैं, पिज्जा है, ये सब 50,000 से ज्यादा अलग अलग तरह की चीजें। और एक कॉमन चीज आप प्रोसेस्ड खाने में देखने जाएं तो आपको 3 चीजें उसमें जरूर से मिलेगी। एक तो पाम ऑयल मिलेगा, सस्ता वाला तेल मिलेगा, दूसरा बहुत ज्यादा चीनी मिलेगी, तीसरा बहुत ज्यादा नमक मिलेगी। ये तीनों चीजों एक डेडली कॉम्बिनेशन बनाते हैं और हमारी ब्रेन को उसकी आदत लग जाती है। रोशन बोला, आई एम फास्टिंग फॉर 14 hours पास्ट 6 months बट टेकिंग टी विद लेस शुगर, ऑलमोस्ट 3 to 4 cups टिल द टाइम ऑफ लंच। रोशन, पहली बात तो आपने जो एफर्ट लिया 14 घंटे तक आप फास्टिंग कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप 3 से 4 कप दूध वाली चीनी डाल करके अगर आप पी लेते तो हम सैडली आपकी वो इंटरमिटेंट फास्टिंग ब्रेक हो गई। हमारी भी एक कप में ही ब्रेक हो जाती है, हालांकि उसको कंटेन करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद कुछ नहीं लेना। तो आप चाय पीते हैं, ग्रीन टी से रिप्लेस करें उसको, वो लेमन टी पिए जिसमें आप शायद चीनी अवॉइड कर सकें, धीरे धीरे कीजिए। तो अगर आप 1.5 चम्मच ले रहे हैं अभी तो 1 कीजिए, 1 से आधी करके देखिए, फिर स्लोली अ टाइम वुड कम व्हेन यू विल फील लाइक ए बिना चीनी के चाय ज्यादा अच्छी लगती है। शायद जर्नी है ये आपको खुद से करनी है। सबसे पहला फायदा इंटरमिटेंट फास्टिंग का 16 to 8 करें आप, चेंज इन द फंक्शन ऑफ सेल्स, जीन्स एंड हार्मोन्स। आप बोलेंगे सेल्स, जीन और हार्मोन में क्या चेंज होता है? सबसे पहला, इंसुलिन के लेवल कम होते हैं आपकी बॉडी में, और साथ के साथ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, उसकी जो मात्रा है वो 5 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। अब ये करता क्या है? ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी में जितना ज्यादा होगा हम उतना ज्यादा फैट बर्न करेंगे और उतनी ही हमारी मसल गेन होती है। याद रखिए इस बात को। साथ के साथ सेलुलर रिपेयर होता है। आपके शरीर को जब भी आप एक आराम दे रहे हैं तो उस समय आप रोड पे ट्रैफिक चल रही है और आपको रोड रिपेयर करना है, तब क्या करेंगे? रोड पे ट्रैफिक चलते रहने देंगे कि ट्रैफिक को रोकेंगे? तो जैसे आप खाना रोकते हैं, हमारी शरीर उस 16 घंटे की टाइम को एज अ रिपेयर मैकेनिज्म यूज करती है। शरीर में जो वेस्ट मटेरियल जमा हुए हैं कोशिकाओं में, उसको निकालते हैं। अभिनव जी पूछ रहे हैं पानी पी सकते हैं? बिल्कुल पानी पी सकते हैं, नींबू पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, चीनी मत डालिए। बिना चीनी की चाय पी सकते हैं, ग्रीन टी पी सकते हैं, ब्लैक कॉफी पी सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं।
तो एक तो वेस्ट मटेरियल हटता है, दूसरा जीन एक्सप्रेशन। कल भी हम आपसे बात कर रहे थे कि हम सबके शरीर में सब बीमारियों की प्रोटोटाइप पड़ी हुई, अभी वो जीन एक्सप्रेस हो गई तो हम उस बीमारी से शिकार हो जाते हैं। तो अच्छी जीन्स की एक्सप्रेशन में, जिसमें ज्यादा उम्र, लॉन्जेविटी होना, अलग अलग बीमारियों से प्रोटेक्शन करना, ये भी फास्टिंग के बेनिफिट नंबर 1 में आता है। सो जब आप फास्ट कर रहे होते हो तो आपका इंसुलिन लेवल ड्रॉप होता है, आपके ह्यूमन ग्रोथ फैक्टर हार्मोन जो है वो इंक्रीज होती है, हमारा सेल एक बड़े इंपॉर्टेंट सेलुलर रिपेयर प्रोसेस को चालू करता है और ऐसे जीन्स की एक्सप्रेशन करता है जो कि हमारे स्वास्थ्य को और अच्छा कर सकते। दूसरा बेनिफिट, आप पेट के आजू बाजू जो फैट जमा हो गया उसको कम कर पाते हैं और आपका वजन भी नियंत्रण में आता है, क्योंकि एक बेसिकली बात है, आप कैलोरीज कम लेंगे और दूसरी आपकी इंसुलिन की लेवल्स कम जाएंगी, आपके ग्रोथ हार्मोन्स की लेवल बढ़ जाएगी, आपके बॉडी में जो नॉरएपिनेफ्रिन है वो बढ़ेगी जब भी आप फास्टिंग कर रहे होंगे। और ये तीनों चीज मिलकर के शरीर को एक इंडिकेशन देंगे, एक इशारा देंगे कि देखो भाई, फैट जो जमा करके रखा है शरीर में उसका इस्तेमाल करो। ये अभी हम नॉर्मल, जब भी हम फटाफट खा रहे होते हैं तो हम ग्लूकोज की लेवल कम ही नहीं होने देते, तो फैट का इस्तेमाल कब होगा, इसलिए मोटापा बढ़ती जा रही है। शॉर्ट टर्म फास्टिंग इंक्रीजेस मेटाबॉलिक रेट बाय 3 to 6%, इन सम 3.6 to 14%। जो हमारे शरीर को जो मेटाबॉलिज्म की रेट है, जो पचाने की क्षमता है, जो हम ईंधन जलाते हैं, उसकी 14% तक बढ़ा देता है और ये बड़ी ही कैलोरीज बर्न होगी इतनी ज्यादा, तो आप ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी ज्यादा लाइट फील करेगी, तो आपकी मेटाबॉलिक रेट बढ़ गई, आपकी कैलोरी की इनटेक कम हो गई। मोटा 3 से 8% तक आप बॉडी वेट कम कर पाते हैं अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग करें तो। 4 से 7% तक वेस्ट सर्कमफरेंस कम होती है, कमर के दौरान जो आपकी मोटापा है वो कम होती है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको मदद करता है कम कैलोरीज कंज्यूम करने में, बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है थोड़ा सा, और बहुत ही इफेक्टिव टूल है बॉडी वेट और बेली फैट को लूज करने के लिए। पॉइंट नंबर 3, ये इंसुलिन की रेसिस्टेंस को कम करता है, टाइप 2 डायबिटीज के रिस्क को कम करता है, और जो इंटरमिटेंट फास्टिंग 16 घंटे करने वाले उससे ज्यादा करते हैं उनमें 3 to 6% ब्लड शुगर रिडक्शन देखी गई है, जो कि अच्छी खासी है। फास्टिंग इंसुलिन लेवल तो कमाल के कम होते हैं, 20 से 31% तक फास्टिंग इंसुलिन के लेवल ड्रॉप होते हैं जो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर पाते होंगे। किडनी डैमेज को भी लिमिट करता है, ये कुछ रिसर्च में देखा गया है। पॉइंट नंबर 4, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, जो कि शरीर में आपके सूजन कंटिन्यूअसली हो रही है उसको कम करता है। और जैसा हम पहले बता रहे कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इज इक्वल टू एजिंग, तो आपकी बॉडी में जितनी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगी, जितने फ्री ऑक्सीजन रेडिकल्स होंगे, ROS होंगे, उतनी ही ज्यादा आपकी बॉडी में डैमेज होती रहेगी। तो अगर आप क्रोनिक डैमेज रोकना चाहते हैं, एजिंग को स्लो करना चाहते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग इज रिकमेंडेड। पॉइंट नंबर 5, ये दिल के स्वास्थ्य के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? इससे ब्लड प्रेशर कम होता है, इससे आपके टोटल LDL कोलेस्ट्रॉल जो है बॉडी में वो कम होते हैं, आपके जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं शरीर को जो इशारा देते हैं कि आपके शरीर में सूजन है, तो जैसे C-reactive प्रोटीन आपने सुना होगा, उसकी जो मात्रा है वो कम होती है बॉडी में, ब्लड शुगर लेवल्स कम होते हैं। इन सब चीजों का जो मोटा बेनिफिट है वो हार्ट हेल्थ पे आता है। हालांकि इसके ऊपर रिसर्च होने की और जरूरत है, क्योंकि ज्यादातर ये चूहों के ऊपर ही रिसर्च किया गया है। आप एक और चीज बोलेंगे कि चूहों पर रिसर्च क्यों करते हैं, इंसान पे क्यों नहीं करते? इंसान की लाइफ बहुत ज्यादा होती है, हालांकि चूहों की लाइफ कम होती है, तो आप कुछ महीनों में एक नतीजे को लेके आ सकते हैं। और मोटा ये देखा गया है कि जो चूहों में जो इफेक्ट हुए हैं, मोस्टली इंसान में भी वो इफेक्ट बाद में देखे गए हैं। पॉइंट नंबर 6, सेलुलर रिपेयर, हमारी सेल की रिपेयर होती है। तो हम बहुत पहले भी आपसे ऑटोफेजी की बात कर चुके हैं कि जब भी आप और हम एक फास्टिंग के स्टेट में होते हैं तो हमारी शरीर खुद के अंदर में रिपेयर चालू करती है और जो डिफेक्टिव प्रोटीन्स होते हैं उनको तोड़ करके उसको एज ईंधन इस्तेमाल करती है। मिस्टर ओशुमरी को 2016 में नोबेल पुरस्कार मिला था इसके लिए, ऑटोफेजी का कॉन्सेप्ट लाने के लिए। तो डिफेक्टिव प्रोटीन को हटाइए और शरीर को कैंसर और अल्जाइमर जैसे बीमारियों से भी प्रोटेक्शन देती है जो ऑटोफेजी की प्रोसेस है, जो सेलुलर रिपेयर की प्रोसेस है। पॉइंट नंबर 7, मे प्रिवेंट कैंसर ऑल्सो। अभी देखिए कैंसर की बात हम कर रहे थे, तो कैंसर के सेल्स को सबसे ज्यादा
तेजी से चाहिए चीनी की सप्लाई, ग्लूकोज की सप्लाई। पेट स्कैन में वो तभी पकड़े जाते हैं क्योंकि वो नॉर्मल आपके हेल्दी सेल के मुकाबले 5 से 10 गुना ज्यादा चीनी ज्यादा कंज्यूम करते हैं। तो जैसे ही आपके शरीर में बहुत ज्यादा एक्सेसिव चीनी कम होगी तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट और असर क्या होता है, वो ट्यूमर्स के ऊपर में होता है। तो एनिमल स्टडीज में देखा गया है कि फास्टिंग से अलग अलग तरह के जो ट्यूमर्स हैं उनके साइज पे भी असर पड़ा है। और इंसानों में जो टेस्ट की गए हैं तो जिन लोग कैंसर के बाद कीमोथेरेपी ले रहे होते हैं उनमें ये देखा गया है कि कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट कम हो जाते हैं अगर पेशेंट कीमोथेरेपी लेने के दौरान अगर फास्टिंग कर पाए। पॉइंट नंबर 8 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को ये जान के बहुत खुशी होगी। इंटरमिटेंट फास्टिंग इज वेरी वेरी गुड फॉर ब्रेन। क्यों? पहला, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम हो गई, ब्रेन की भी कम हो गई। शरीर में सूजन कम हुई, ब्रेन की भी सूजन कम हो गई। ब्लड शुगर लेवल कम हो गए, उसके अलग फायदे हैं। इंसुलिन रेसिस्टेंस कम होना, उसके अलग फायदे हैं। ग्रोथ ऑफ न्यू नर्व सेल इन रैट्स हैज बीन सीन। इंटरमिटेंट फास्टिंग पे रहने वाले चूहों में नर्व सेल्स नए बने हैं जिसका कि ब्रेन के फंक्शन को इंप्रूव करने के ऊपर में डायरेक्ट रिलेशन है। इंसानों में टेस्ट नहीं हुआ है बट मोटा मोटा ये उनमें कर रहा है काम, तो हमारे में भी करेगा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो हमारे श्रोताओं को पहले से मालूम होगा, BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोपिक फैक्टर। जब भी आप नेचर में वॉकिंग करते हैं, जब भी आप रनिंग करते हैं तो ब्रेन खुद से एक केमिकल बनाती है जिससे नए सिनेप्सिस बनते हैं, नए कनेक्शंस बनते हैं ब्रेन में, आपकी याददाश्त ज्यादा मजबूत होती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग से BDNF की संख्या मात्रा बढ़ती है और जिन लोगों में डिप्रेशन देखा गया है, ब्रेन की प्रॉब्लम देखी गई है, उनमें BDNF की जो मात्रा होती है वो कम देखी गई है। एनिमल स्टडीज में देखा गया है कि ये ब्रेन डैमेज जो स्ट्रोक की वजह से होती है उसमें भी मदद करता है, हालांकि इंसानों में ये होना बाकी है। सौगता लिख रहे हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन रिवर्स DM एज करंट स्टडीज सजेस्ट। Saugata, you are absolutely in the right direction. However, reducing carbohydrates, reducing very high intake sugar wale fruits, even fructose is known to cause type 2 elevation of insulin. So be careful there. Fruits and vegetables having lesser glycemic index. I mean higher glycemic index but less sugar would be more advisable. Like बहुत ज्यादा आम ही आपने खा लिया तो शायद वो फायदेमंद नहीं हो पाएगा। बट आई कंप्लीटली एग्री टू यू। नंबर 1 सजेशन विच इज गिवन बाय डॉक्टर जेसन फंग इज इंक्रीज द अमाउंट ऑफ fibrous fruits and vegetables in your overall diet. So thank you for sharing that. Point number 9, intermittent fasting may prevent Alzheimer's disease also. अब अल्जाइमर जो है ये दुनिया का सबसे कॉमन न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है। मतलब आदमी जीते जी सब्जी हो जाता है, भूल जाता है कौन है वो, सारी आइडेंटिटी चली जाती है। इसकी कोई इलाज नहीं है अभी तक। हालांकि चूहों में जिनको इंटरमिटेंट फास्टिंग कराई गई उनमें ये देखा गया है कि जो ऑनसेट ऑफ अल्जाइमर है, मतलब अल्जाइमर कब से आएगी वो डिले हो गई। दूसरा, अल्जाइमर के जो लक्षण है वो कम हुए। ये बड़ी कमाल की बात है। और इंसानों में जिनमें इंटरमिटेंट फास्टिंग अल्जाइमर के पेशेंट में करा के देखा गया तो 10 में से 9 लोगों की अल्जाइमर की कंडीशन इंप्रूव हुई है इंटरमिटेंट फास्टिंग पे जाने के बाद। अरे बड़ी कमाल की चीज है। तो फास्टिंग में ऑल्सो हेल्प अगेंस्ट पार्किंसंस डिजीज, हंटिंगटन्स डिजीज। हालांकि जैसे पहले भी बोला, मोर ह्यूमन रिसर्च इज नीडेड, बट फिर सवाल वही आता है कि फाइनेंस कौन करेगा, कौन पैसे देगा कि फास्टिंग के ऊपर में रिसर्च की जाए। तो आखिरी चीज नंबर 10 जिसके साथ आज के एपिसोड को खत्म करने की इजाजत चाहेंगे आपसे, इंटरमिटेंट फास्टिंग इंक्रीजेस एक्सटेंड्स योर लाइफ स्पैन। आप ज्यादा दिन जी पाएंगे। जैसे कैलोरी रिस्ट्रिक्शन और इंटरमिटेंट फास्टिंग दोनों के लाइफ स्पैन पे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखे गए हैं। अब चूहों की ही बात हो रही तो चूहों की बात में बताएं आपको कि एक ग्रुप ऑफ चूहा जिसको रैट्स, जिसमें एक दिन को खाना दिया गया, एक दिन खाना नहीं दिया गया, और दूसरे ग्रुप में हर दिन खाना दिया गया। तो जो चूहे एक दिन की फास्टिंग करते थे, अल्टरनेट डे फास्टिंग, उनकी लाइफ स्पैन 83% बढ़ गई। वापस रिपीट करूंगा, जो चूहे एक दिन का उपवास रखते थे उनकी लाइफ स्पैन 83% से बढ़ गई। तो बड़ी रिमार्केबल चीज है। और जो भी लोग एंटी एजिंग ट्राइब हैं, जो कि जिनको अपनी लाइफ स्पैन और हेल्थ स्पैन दोनों बढ़ाने का शौक है, वो सब इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करते हैं।
विक्स लिख रहे हैं यहाँ पे कि 5 किलो कम किया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। अभिषेक जी लिख रहे हैं व्हाइल फॉलोइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग इन 8-hour विंडो हाउ मेनी मील्स नीड टू बी टेकन एंड इन व्हाट क्वांटिटी। वेरी गुड क्वेश्चन अभिषेक। क्वांटिटी नॉट इम्पॉर्टेंट, यू टेक केयर ऑफ जिससे आपकी सटाइटी होती है, पेट भरता है। कार्बोहाइड्रेट्स कम कीजिए, फल सब्जियां दबा के खाइए, सैलड खाइए, गुड क्वालिटी प्रोटीन खाइए, कार्ब्स खाली कंट्रोल कीजिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग में जो 8 घंटे का विंडो है उसमें आप 2 बार खा सकते हैं। स्नैकिंग अवॉइड करनी है, बीच बीच में खाने की जो तलब है उसको अवॉइड करना है। कारण खाली एक वापस रिपीट करूंगा कि जितनी बार आप खाना खाएंगे उतनी ही बार बॉडी में इंसुलिन स्पाइक होगा और आपके ग्लूकोज लेवल फट से इंसुलिन के बाद कंट्रोल में आ जाते हैं। लेकिन इंसुलिन का बढ़े रहना ही एक अलग खतरा है जिसको अभी नई साइंस बता रही है। जिन लोगों में ग्लूकोज कंट्रोल है बट इंसुलिन की लेवल बढ़ी है, उन्हें फिर भी ज्यादा दूसरी बीमारी होने के चांसेस हैं। तो आप ये जो 8 घंटे का विंडो है उसमें आप 2 बार खाएं, एक लंच खाएं, एक डिनर खाएं, बीच में चाय कॉफी जो लेते हैं कोशिश करें धीरे धीरे, एक्सट्रीमली ना करें इसको। और आपकी जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करें। आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इनिशियल डेज में आपको कुछ और जानकारी चाहिए होगी इसके बारे में। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस इंटरेस्टिंग डिस्कशन में शामिल होने के लिए। पापा, अभिनव जी, विकास जी, विकी, रोशन, सुगाता एंड अभिषेक सिन्हा जी और बाकी जो जनता यहाँ पे इंस्टाग्राम पे जुड़ी है, आप सबको वापिस एक बार याद दिलाते हैं कि इंसुलिन रेसिस्टेंस एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके बारे में भी बातचीत चालू हुई है। मेरी भी जानकारी बढ़ रही है, जैसे बढ़ रही है आप सबसे शेयर कर रहा हूँ। इसको कंट्रोल करने में इंटरमिटेंट फास्टिंग एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो समराइज करते हुए कि ओबेसिटी को, डायबिटीज को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपके हाथ में एक्सरसाइज के अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। करके देखिए, आपको इमीडिएटली फायदे नजर आएंगे, कुछ दिनों में ही चालू हो जाते हैं। ब्रेन पे जो फायदे हैं वो जरूर नजर आएंगे। तो आपके अनुभव शेयर कीजिएगा, मुझे इंतजार रहेगा उनका। थैंक यू सो मच एंड आगे का आपका समय बहुत अच्छा जाए। अगले शनिवार को एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ वापस मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।